अभी हाल ही में 23 जून 2023 को वैगनर विद्रोह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और यह विद्रोह कहाँ घटित हुआ? रसिया में। और इस विद्रोह की कहानी, इस विद्रोह के क्या कारण है और इसका भारत या पर या चीन पर या रूस पर क्या असर पड़ेगा या विश्व पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने से पहले हम छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक हिंदू मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ एक पात्र है, राक्षस है, भस्मासुर। भस्मासुर ने शंकर भगवान का तपस्या किया। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिया उन्होंने और भस्मासुर से पूछा, मांगो। कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो भस्मासुर ने कहा कि मैं यह वरदान मांगता हूं कि जिसके सर पर हाथ रखूं वो जलकर राख हो जाए। ठीक है, भगवान शंकर ने कहा ए मस्तु, वरदान दे दिया। उसके बाद भस्मासुर ने पहला ट्रायल भगवान शंकर पर ही करना चाहा, यानी उनके ही माथे पर। अब भगवान शंकर भागने लगे, अपने ही वरदान से अभिशप्त हो गए, भागने लगे। अंत में कहने का तात्पर्य यह है कि ये शक्ति भस्मासुर को किसने दिया? शंकर, भगवान शंकर ने दिया। और भस्मासुर उन्हीं के लिए क्या हो गया? अभिशाप बन गया, उन्हीं के पीछे पड़ गया। अंत में भगवान विष्णु के प्रयासों से भगवान शंकर बाल बाल बचे और भस्मासुर राख हुआ। ये कहानी है, थोड़ी लंबी है। ये कहानी मुख्य कहानी नहीं है। मुख्य कहानी है वैगनर विद्रोह की। वैगनर प्रमुख था येवनेगी प्रिगोजिन। येवनेगी प्रिगोजिन, येवनेगी प्रिगोजिन को पुतिन ने ही खड़ा किया था, संरक्षण दिया था, शक्ति दिया था, व्लादिमीर पुतिन ने ही। और हाल में 23 जून 2023 को, ठीक है, खुलेआम वह विद्रोह पर उतर आया रशियन गवर्नमेंट के विरुद्ध। समझ आई बात? जिसने शक्ति दी उसी के जड़ को खोदने का प्रयास किया। किसने? येवनेगी प्रिगोजिन। येवनेगी प्रिगोजिन, आप लोग न्यूज में देखे होंगे। येवनेगी प्रिगोजिन ने जो रिवॉल्ट किया उसी का ये वीडियो है, न्यूज में दिखाया जा रहा है। देखिए, कभी साथ साथ हुआ करते थे येवनेगी प्रिगोजिन, और ये येवनेगी प्रिगोजिन है और पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। येवनेगी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के प्रमुख थे। वैगनर ग्रुप क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत के सैनिकों का एक निजी संगठन है जिसे व्लादिमीर पुतिन की निजी सेना मानी जाती है अनौपचारिक रूप से। तो हम लोग देखते हैं वैगनर ग्रुप क्या है और वैगनर विद्रोह क्या है। सबसे पहले देखते हैं वैगनर ग्रुप के बारे में, जानते हैं। ये रूस का भस्मासुर, जिसने शक्ति दी उसी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ गया। वैगनर समूह का हेड कौन है? हेड कौन था? येवनेगी प्रिगोजिन। वैगनर समूह को समझते हैं ये है क्या, ठीक है। वैगनर ग्रुप भारत के सैनिकों का एक निजी संगठन है। क्या? भारत के सैनिकों का, भारत के सैनिकों का निजी संगठन है, ठीक है। इसका औपचारिक नाम या आधिकारिक नाम पीएमसी वैगनर है। क्या? पीएमसी वैगनर, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर। चूंकि रूस में भारत के सैनिकों का संगठन बनाना इलीगल है, इसलिए इस संगठन ने, निजी सैनिक संगठन ने निजी कंपनी के रूप में अपना पंजीकरण करवाया है। इसलिए इसका नाम क्या है? प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर, ठीक है। ये रूस की सरकार इसको फंडिंग करती है। रूस की सरकार द्वारा वित्त पोषित अर्धसैनिक संगठन की तरह है, ठीक है। इसकी स्थापना किया था दमित्री उत्किन। किसने? दमित्री उत्किन नामक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने इसकी स्थापना किया था। दमित्री उत्किन चेचन्या वाले युद्ध में
सक्रिय रहे थे और उसके अनुभव के आधार पर इन्होंने आगे कदम बढ़ाते हुए रूसी राष्ट्रवाद के हित में कहा जाता है वैगनर ग्रुप का इन्होंने गठन किया। अब ये वैगनर मतलब क्या होता है? वैगन मतलब क्या? छोटा कार, उसी से बना है वैगनर। अब दमित्री उत्किन जो है उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, ठीक है, और नाजीवाद से प्रभावित रहे हैं। कौन? दमित्री उत्किन। और हिटलर का एक प्रिय संगीतकार था रिचर्ड वैगनर। कौन? रिचर्ड वैगनर। उसी के वैगनर उपनाम से इन्होंने अपना उपनाम रख लिया, क्या? वैगनर। इनका रेडियो कॉल साइन नेम वैगनर है और इन्होंने जो संगठन खड़ा किया उसका नाम रख दिया वैगनर ग्रुप। जाहिर है उग्र राष्ट्रवाद से ये प्रभावित है, नव नाजीवाद से प्रभावित है। कौन? दमित्री उत्किन। उग्र राष्ट्रवाद, नव नाजीवाद, आक्रामक रूसी राष्ट्रवाद से प्रभावित। वैगनर ग्रुप समझ गए? स्थापना किसने किया? दमित्री उत्किन ने। उसी के उपनाम से इस संगठन का नाम क्या पड़ा? वैगनर ग्रुप। अब इसका जो ये है नारा है वो है रक्त, सम्मान, मातृभूमि, साहस, ब्लड, ऑनर, होमलैंड। और ये रूस के हित में वर्तमान में सीरिया, सूडान, लीबिया, माली, कहां जहां रूस की सरकार रुचि लेती है वहां यह अनौपचारिक रूप से सक्रिय हो जाता है। सीरिया, लीबिया, सूडान और अभी यूक्रेन में सक्रिय है। 2014 से ही ये संगठन सक्रिय है। कब से? 2014 से ही। वर्तमान में कहा जाता है, वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध में काफी एक्टिव रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में काफी एक्टिव रहा। अब ये इस पर आरोप क्या लगा है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में दो कारणों से। एक, इस पर आरोप लगा है, आरोप की रूस यूक्रेन युद्ध में इन्होंने मानवाधिकार का हनन जमकर किया। मानवाधिकार हनन जमकर किया। आम नागरिकों के साथ ये बदसलूकी हो या आम नागरिकों की हत्याएं हो, जैसे कहा जाता है यूक्रेन में बूचा नरसंहार, आप लोग सुने होंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं बूचा नरसंहार करने वाले ये वैगनर ग्रुप वाले ही थे। सेना को सेना से लड़ना चाहिए ना, नागरिकों से क्या लेना देना। समझ में आई बात? तो कहा जाता है रूस यूक्रेन युद्ध में ये मानवाधिकार का हनन जमकर इन्होंने किया। इसके बाद लीबिया, सीरिया, माली, सूडान आदि में भी ये सक्रिय रहे। बहुत जगह पर सोने की खान के संरक्षक के रूप में है, ठीक है। तो मानवाधिकार हनन का आरोप इन पर हमेशा लगता रहा है। किस पर? वैगनर ग्रुप पर। इसके प्रमुख अभी 23 जून तक कौन थे इन्होंने विद्रोह किया? ये नेगी प्रिगोजिन। और मैंने पहले ही बताया, माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन ने इसे खड़ा किया निजी सेना के रूप में। जहां पर औपचारिक रूप से सेना कुछ नहीं कर पाएगी वहां इसको आगे कर देना है। हो सकता है उनके मन में ये बात रही हो, ठीक। ये आरोप लगता रहा है। अब अभी चर्चा में जो हाल में आया है वो 23 जून 2023, अभी जस्ट 7 दिन भी नहीं हुआ है, ठीक है। इसने विद्रोह किया किसके खिलाफ? रूसी सरकार के खिलाफ। 23 जून 2023 को वैगनर प्रमुख, वैगनर के कमांडर, वैगनर कमांडर या प्रमुख कहिए, कौन? येवगेनी प्रिगोजिन ने क्या किया? विद्रोह किया। और वहां का सैन्य मुख्यालय रोस्तोव शहर है। कौन? रोस्तोव ऑन डॉन। रोस्तोव ऑन डॉन पर अधिकार कर लिया और फिर मॉस्को की तरफ आगे बढ़ा।
मॉस्को की तरफ आगे बढ़ा। अब जब पुतिन को इसकी जानकारी मिली तो पुतिन ने इसे आतंकवाद बताया और रूस के विरुद्ध आतंकवादी घटना बताया, ठीक है, युद्ध अपराधी बताया और बताया कि इसे बख्शा नहीं जाएगा। पुतिन ने कड़ा एक्शन लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मॉस्को की तरफ जब यह मार्च कर रहा था तो न तो नियमित सैनिकों ने और न ही आम जनता ने इसका विरोध किया। समझ में आ रही बात? इसलिए कहा जा रहा है कि पुतिन की स्थिति पहले जैसी अब नहीं रही। पुतिन अगर लोकप्रिय होते तो क्या होता, आगे नहीं बढ़ पाता नहीं है, तो काफी दूर तक आगे बढ़ा, मॉस्को से 200 किलोमीटर पीछे तक आगे बढ़ चुका था। उसके बाद कहा जाता है, जो न्यूज में है, खबरों में है, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये पुतिन के फ्रेंड रहे, मित्र रहे, ठीक है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मध्यस्थता किया और प्रिगोजिन को कहा कि आप हथियार डालिए। प्रिगोजिन ने हथियार डाल दिया। बदले में पुतिन ने विद्रोहियों को आम माफी दे दिया। ये सब कुछ एक ही दिन में सब कुछ हो गया। कहा गया कि प्रिगोजिन को ये भय था कि कहीं पुतिन हमारी हत्या न करवा दे, इसलिए प्रिगोजिन चले गए कहां? बेलारूस। ये समझौता हुआ था कि प्रिगोजिन को बेलारूस जाने दिया जाएगा और प्रिगोजिन क्या करेंगे? विद्रोह खत्म कर देंगे। अब प्रिगोजिन के जो लड़ाके हैं वैगनर ग्रुप के लोग, वो कहां थे? लड़ रहे थे यूक्रेन में। वो फिर से यूक्रेन लौट जाएंगे। तो अभी तक जो खबर है कि प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच चुके हैं, हालांकि कहा जा रहा है नहीं पहुंचे हैं, जो खबर जो है बेलारूस पहुंच चुके हैं और प्रिगोजिन के जो वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके थे वो भी यूक्रेन अपनी छावनी में लौट गए हैं यूक्रेन के विरुद्ध लड़ने के लिए। क्लियर है? ठीक है। प्रिगोजिन कहां चले गए? एक ही दिन में विद्रोह हुआ और शांत हो गया। प्रिगोजिन बेलारूस। और विद्रोहियों को क्या हुआ? आम माफी। ठीक है, विद्रोहियों को आम माफी। अब ये घटना तो हुई, पुतिन ने पहले कड़ा एक्शन लिया, कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा किया और फिर पुतिन ने माफी भी दे दिया। जबकि पुतिन के बारे में माना जाता है कि वो विद्रोहियों को माफ नहीं करते हैं, ठीक है, मौत की सजा देते हैं, लेकिन इनको माफी दे दी गई है। कहीं ना कहीं पुतिन के मन में कुछ न कुछ भय होगा इस घटना के प्रति और इससे पुतिन की कमजोरी का पता चलता है। ठीक है। अब विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण यह था कि प्रिगोजिन जो वैगनर ग्रुप के प्रमुख हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हम जी जान से रूस के लिए लड़ रहे हैं। कहां? यूक्रेन में। और यूक्रेन में हमें पर्याप्त हथियारों की पर्याप्त आपूर्ति रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं जानबूझकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके मारे जाएं। समझ में आई बात? हथियारों की निरंतर आपूर्ति किसका आरोप है? ये प्रिगोजिन का। निरंतर आपूर्ति हमें नहीं मिल रही है और रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की जो नीति है वह अस्पष्ट और रूसी हित के खिलाफ। ठीक है। कहा जा रहा है ये कि वैगनर ग्रुप की एक्टिविटी जब बढ़ने लगी तो वहां का जो रूसी सरकार का जो अपना सैन्य संगठन है, सरकारी सैन्य संगठन और रक्षा मंत्रालय, उसने वैगनर ग्रुप और इस तरह के और भी निजी सैन्य संगठन है, उनको कहा कि आप लोग सरकारी सैन्य संगठन में शामिल हो जाइए। हो जाए बात। तो वैगनर ग्रुप को लगा कि हो सकता है कि हमारा ग्रुप भंग न कर दिया जाए, ये भी डर रहता होगा। ये कारण है। अब चलिए इस पर असर क्या पड़ेगा? वैगनर विद्रोह का असर आ रहा है। सबसे पहले रूस पर देखते हैं क्या असर। रूस पर तो पहला असर यही हुआ, पुतिन ने तुरंत कड़े शब्दों में निंदा किया और कहा कि इसके
सख्ती से निपटा जाएगा। और कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने नरमी दिखाया। कहीं ना कहीं पुतिन को लगा कि हमारी स्थिति कमजोर हो गई है। 23 जून से पहले पुतिन को रूस में अपराजय अविजित माना जाता था। माना जाता था कि रूस में पुतिन को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, जिस तरह चीन में शी जिनपिंग को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन 23 जून के बाद पुतिन का जो स्टेटस है, राजनीतिक परिस्थिति है, वह क्या हुई है? कमजोर। समझ में आई बात? व्लादिमीर पुतिन की स्थिति कमजोर हुई है। यह भी सिद्ध हो गया है कि पुतिन को चुनौती दी जा सकती है। भले खत्म हो गया, यह सिद्ध हो गया ना, चुनौती दी जा सकती है। और चुनौती देने वाला आराम से रूस से बाहर जा सकता है, और चुनौती देने वाले को माफी भी दी जा सकती है। यानी कितना मन बढ़ गया होगा, समझ जाइए आप। समझ में आई बात? ठीक है। और इसको वैगनर ग्रुप क्या समझ रहा होगा? वो अपनी जीत समझ रहा होगा। वैगनर ग्रुप के लड़ाके इसको अपनी जीत समझ रहे होंगे। कोई सजा नहीं दी गई। तो पुतिन की स्थिति क्या हुई? कमजोर हुई है। उसके बाद हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, युद्ध के क्रम में रूस पर शांति समझौता वार्ता का दबाव पड़े। शांति समझौता वार्ता का दबाव। पुतिन सोचने को विवश हो सकते हैं, अभी तक समझौता नहीं कर रहे थे, अब सोच सकते हैं कि मन में चल रहा होगा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा होगा कि जल्दी से यूक्रेन से युद्ध समाप्त कर दिया जाए। नहीं तो अगर दोबारा वैगनर विद्रोह हुआ तो देश में अराजकता होगी, और फिर 1991 की तरह रूस का विघटन होगा। समझ में आई बात? ये वैगनर ग्रुप का जो रिवॉल्ट है वो साधारण बात नहीं है, साधारण सी घटना नहीं है। ठीक है। तो रूस की स्थिति अभी, अगर वैगनर ग्रुप का दोबारा विद्रोह होता है तो रूस की स्थिति क्या होगी? कमजोर होगी। अगर किस तरह इनको माफी दे दिया गया है, किसको दोबारा विद्रोह हुआ तो क्या होगा? अस्थिरता बढ़ेगी। अस्थिरता बढ़ेगी, और जब अस्थिरता बढ़ेगी तो ऐसा माना जा रहा है कि 16 महीने से अधिक समय से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। तो कहीं भी कोई भी राष्ट्र युद्ध लड़ता है तो इसका नुकसान किसको झेलना पड़ता है? जो भी युद्धरत राष्ट्र है, जनता को झेलना पड़ता है। महंगाई बढ़ती है और मानव संसाधन की क्षति होती है। मान लीजिए 20,000 रूसी मारे गए तो 20,000 परिवार तो दुखी होगा। क्यों? आम जनता पूछती होगी ना, सोचती होगी ना, क्यों यूक्रेन ने तो अटैक नहीं किया, या यूक्रेन ने रशिया का कोई क्षेत्र हड़प तो नहीं लिया। आम जनता उतना भू राजनीतिक समीकरण को नहीं समझती है। तो अगर अस्थिरता बढ़ती है तो आम जनता को विद्रोह करने का अवसर मिलेगा, जन असंतोष भड़क सकता है। जन असंतोष क्यों है? आर्थिक असंतोष, महंगाई। एक तो यूरोप ने क्या किया है? रशिया पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। परिणाम तक क्या हो रहा है? रूस सस्ता तेल बेचारा बेच रहा है। तो इस तरह अगर और भी संकट हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बात है, रूस अभी भी ताकतवर है, गौर से सुनिएगा, और पुतिन भी अभी भी ताकतवर है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि पुतिन किसी भी विद्रोह से एक दिन में निपट सकते हैं। यानी पुतिन की मजबूती का भी पता चलता है कि अगर आंतरिक विद्रोह होता है तो पुतिन इस स्थिति में है कि वह एक ही दिन में विद्रोह से निपट सकते हैं और खून खराबा से देश को बचा सकते हैं। ठीक है। पुतिन ने क्या आरोप लगाया था? यह पश्चिमी ताकतों की साजिश है। पश्चिमी ताकतों की इच्छा थी कि रूसी ही रूसी लोगों को मारे। येवगेनी प्रिगोजिन कौन है? ये रूसी है।
येवगेनी प्रिगोजिन की कहानी थोड़ी सी बताते हैं आपको। ये शुरुआती दिनों में ये अपराध के क्रम में जेल गए, जेल से फिर छूटे, इन्होंने होटल खोला, छोटा सा होटल खोला, फिर धीरे धीरे होटल काफी फेमस हो गया इसका होटल। उस होटल में विदेशी मेहमान सब आने लगे खाने के लिए, उसमें पुतिन भी आते थे विदेशी मेहमान के साथ खाने के लिए। पुतिन से फ्रेंडशिप हो गई। अब बड़े बड़े सरकारी ठेके इनको मिलने लगे। किसको? प्रिगोजिन को। प्रिगोजिन से फ्रेंडशिप बढ़ गई पुतिन की, तो प्रिगोजिन को वैगनर ग्रुप का प्रमुख बना दिया। किसने? पुतिन को। अब वैगनर ग्रुप का प्रमुख बना दिया, तो महत्वाकांक्षा जेल से लेकर मॉस्को तक किसका? प्रिगोजिन का। और वो प्रिगोजिन एक लड़ाकू सैनिक संगठन कहा जाता है, इसमें लगभग 50,000 सैनिक है। उसको लगा कि मॉस्को पर हम अधिकार कर सकते हैं। ये दिमाग में होगा, पुतिन के इतने नजदीक आ गए, पुतिन की सारी कमजोरियों को जानता होगा, समझ में आ रही बात, ताकत को जानता होगा, तभी तो वो विद्रोह का झंडा बुलंद किया। तो ये हो गया, ज्यादा संतोष भड़क सकता है। पुतिन की ताकत का भी पता चलता है। क्या ताकत का पता चलता है? हाँ? एक ही दिन में आंतरिक विद्रोह से निपट सकता है। ये हो गया किस पर असर? रूस पर। अब आइए, और रूस अगर कमजोर होता है तब क्या होगा? अब क्या होगा? अमेरिका और पश्चिमी ताकत क्या होगा? उसका प्रभुत्व दुनिया पर बढ़ेगा। अब चलिए चीन पर क्या असर होता है? चीन पर असर, अब पुतिन के खिलाफ विद्रोह हुआ वहां, तो पुतिन डिक्टेटर है और शी जिनपिंग भी डिक्टेटर है। एक डिक्टेटर के खिलाफ विद्रोह हो उसके देश में, तो जाहिर है उसका प्रभाव यहां भी पड़ेगा, पड़ेगा ना। शी जिनपिंग पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव जरूर पड़ा होगा। उस रात शी जिनपिंग भी ना तो पुतिन सो पाए होंगे ना शी जिनपिंग, ठीक है। इन्हें लगा होगा कि कहीं ना कहीं मेरे लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह लगे, और पुतिन जैसे अगला राष्ट्रपति चुनाव में हो सकता है पुतिन हट जाए, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। तो शी जिनपिंग पर भी दबाव पड़ सकता है लीडरशिप छोड़ने का, या लोकतंत्र की लहर वहां भी तेज हो सकती है। यानी चीन में क्या हो सकता है? नेतृत्व में बदलाव और लोकतंत्र की लहर तेज हो सकती है। कहां? कहां? चाइना में। अगर रूस में अस्थिरता होती है तो कोई नया राष्ट्रपति आएगा, और नया राष्ट्रपति आएगा तो चीन को नए सिरे से संबंध गढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो संबंधों में अनिश्चितता। अब क्या करता था चीन? रूस चीन का भी दोस्त है और भारत का भी दोस्त है। तो चीन अगर कोई बड़ी गलती करता था, या रूस, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो दुनिया भर के देशों ने रूस की निंदा किया। भारत ने क्या नीति अपनाई? सक्रिय तटस्थता, ना रूस की तरफ ना। हमारे विदेश मंत्री बहुत खड़ा खड़ा दो टूक जवाब देते हैं, बड़ी शानदार जवाब देते हैं। पत्रकार ने पूछा आप रूस के पक्ष में है या यूक्रेन के पक्ष में? बोलना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं शांति के पक्ष में। किसके पक्ष में? शांति के पक्ष में। अभी उन्होंने कहा कि इंडिया आईटी एक्सपर्ट है, हम आईटी एक्सपर्ट हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, और पाकिस्तान भी आईटी एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपर्ट। बहुत खड़ा खड़ा जवाब देते हैं, समझ में आई बात। रूस से हम लोग तेल खरीद रहे हैं, तो आप लोग ये सुने ही होंगे, क्लास में ही बताए थे कि यूरोप में उनसे पूछा गया कि रूस से तेल खरीद रहे हैं आप, और तेल बेचकर जो पैसा आ रहा है रूस को, उससे हथियार खरीद कर रूस यूक्रेन में लोगों का खून बहा रहा है। ये ठीक नहीं कर रहे हैं। तो एस जयशंकर ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, पूरा यूरोप भरी दोपहरी में जितना खरीदता है उतना हम एक महीना में भी नहीं खरीदते हैं, तो पहले आप लोग बंद कीजिए।
समझ में आई बात? हाँ, बहुत अच्छा जवाब देते हैं दोस्त। तो वैश्विक मंचों पर चीन क्या करता है कि कोई मामला हो, जैसे ताइवान का मामला हुआ, इंडो पैसिफिक मामला हुआ, या और भी कोई, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसकी स्थिति हुई, तो इस क्रम में वो रूस को साथ ले लेता है। और जब चीन और रूस मिल जाता है तो सर दर्द किसका बढ़ जाता है? अमेरिका का। तो अगर रूस कमजोर होगा तो क्या होगा? चीन जो ये दादागिरी करता फिर रहा है एगो मजबूत साथी को लेकर के, तो क्या होगा? वैश्विक मंचों पर चीन का प्रभाव कम। क्यों? क्योंकि उसका दोस्त जो है ताकतवर रूस का सहयोग नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? वैश्विक मंचों पर चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है। क्यों? क्यों? क्योंकि रूस का मजबूत सहयोग नहीं मिलेगा। मजबूत नहीं रहेगा तो कहां से? उसके बाद यूएसए से टकराव में चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है। अभी रसिया के साथ मिल जाता है चीन, यूएसए को चुनौती देता है। जब रसिया नहीं कमजोर हो जाएगा तो रसिया का साथ देना ना देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है। और पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो पुतिन जाएंगे तो पता नहीं कौन आए। और रूस और चीन के बीच 4200 किलोमीटर लंबी सीमा है। कितना? 4200 किलोमीटर। और दोनों के बीच सीमा विवाद शुरू से ही होता रहा है। तो पुतिन के साथ तो ठीक ठाक है, लेकिन पुतिन के बाद कोई और आ जाए तो हो सकता है सीमा विवाद बढ़ सकता है। तो ये इसको ये भी चिंता है। किसको? सबसे ज्यादा चिंता तो शी जिनपिंग को खुद है, हमारे विरुद्ध भी कहीं विद्रोह खड़ा हो जाए। ठीक है। अब ऐसे भारत से रूस की दोस्ती अच्छी है ना? हाँ, लेकिन समय समय पर रूस चीन को साथ देता है। चीन मोटा होता जाता है। S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो पहले रूस ने किसको दिया? चीन को दिया। तब हम लोग भी भागे भागे गए, हमको भी दीजिए। समझ आई बात? लेकिन अगर रूस कमजोर होता है तो चीन भी कमजोर होगा। और हमारे साथ तो यूएसए है ही। अभी राजकीय दौरा से मोदी जी लौटे ही हैं। ठीक है। तो चीन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। भारत के विरुद्ध टकराव या दुश्मनी मोल लेने से पहले चीन 100 बार सोचेगा। ये जो कभी कभी बढ़ आता है वो बढ़ने की घटना कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? चीन पर असर समझ गए ना? ये साधारण घटना नहीं थी। पुतिन की चुनौती दी जा रही है, साधारण घटना नहीं थी। भारत पर असर। ठीक है। रूस अगर कमजोर हो तो भी, ताकतवर हो तो भी, रूस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता रहा है हमेशा से। ठीक है। भारत का ऑल वेदर फ्रेंड। ऑल वेदर फ्रेंड समझे ना? किसी भी मौसम में, भारत में संकट हो या कुछ भी हो। देखे, अभी रूस का साथ हम लोगों ने नहीं दिया, पूरी तरह साथ नहीं दिया ना, फिर भी रूस तेल दे रहा है। रूस समझ रहा है भारत की मजबूरी। ठीक है। हमारा ये क्या है? हमारा पक्ष ये है, हमारी सरकार का पक्ष ये है कि हम अपने जनता के हित के लिए काम करेंगे। रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो लेंगे। ठीक है। हमारी जनता को क्या मिलना चाहिए? सस्ता तेल मिलना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? अमेरिका से भी लेंगे, आप तुम भी दो। हाँ हाँ, ठीक है। तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। और तेल, अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाता है तब रूस बेचेगा? यूरोप प्रतिबंध हटा देता है तब रूस सस्ता तेल देगा? है? नहीं देगा। तब पहले की तरह कितना में दे रहा था नहीं देगा। तो तेल आपूर्ति किसके द्वारा? तेल आपूर्ति में कीमत इत्यादि के संबंध में क्या हो जाएगा? अनिश्चितता। और पुतिन जाते हैं तो बाकी जो राष्ट्रपति आएगा वो कैसा संबंध रखेगा, ये भी अनिश्चितता होगी। ऐसे मैंने पहले ही कह दिया कि रूस जो है वह भारत का ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता है। कोई भी राष्ट्रपति आएगा नया भी
तो भारत से अच्छा संबंध ही रखेगा, क्योंकि भारत का बाजार भी चाहिए उसको, भारत का साथ भी चाहिए उसको, भारत को भी रूस का साथ चाहिए, रूस का बाजार चाहिए, रूस का वो S-400 मिसाइल सिस्टम हो या फाइटर एयरक्राफ्ट हो वगैरह, बहुत सारी चीजें भारत लेता है किससे? रूस से। जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग बना रहे हैं ना, दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन है, ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। अब रूस कमजोर होता है तो चीन की मनमानी, रूस को साथ लेकर जो करता था, मनमानी पर लगाम लगाता है, तो ये भारत के लिए क्या होगा? भारत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसके साथ कोई बड़ा शक्ति नहीं रहेगा, लेकिन हमारे साथ बड़ी शक्ति रहेगी। कौन? यूएसए। समझ में आई बात? अब पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा? विश्व पर असर, सबसे पहले तो ये देखा गया पूरी दुनिया में दो तरह की ताकतें हैं। एक लोकतांत्रिक ताकत जो भारत में है, अमेरिका में है, यूरोप में है। एक तानाशाही ताकतें, वो कहाँ है? चीन में है, रूस में है। तो तानाशाही ताकतें तो का पतन होता है तो लोकतंत्र की लहर तेज होगी, यानी लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूती मिलेगी। और अगर वैगनर विद्रोह फिर से हो जाए या पुतिन का जो है मनोविज्ञान बदला होगा, हो सकता है वो शांति वार्ता करे, किससे? थोड़ा दिन के बाद, एकाएक तो नहीं करेंगे, एकाएक करने पर क्या होगा? लोग कमजोर समझ जाएगा। समझ में आई बात? घर नहीं संभाल पाया तब आया है, समझ में आ रही बात? हो सकता है 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद हो सकता है शांति वार्ता हो, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए, इसका प्रभाव क्या होगा? तेल और अन्य सामानों की जो कीमत बढ़ी है वो क्या होगी? घट जाएगी, महंगाई। और ये चीन जो मनमानापन करते फिरता है, कभी कहां इंडो पैसिफिक में, कभी ताइवान के मामले में, वो क्या होगा? लगाम लगेगा। फिर भी लास्ट में हम क्या आशा करें? शांत और अस्थिर रूस ही विश्व के हित में है। दुनिया में कोई भी देश अशांत होता है तो उसका फल पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक दूसरे से क्या हो गई है? जुड़ गई है, तो एक का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगता है। समझ में आई बात? हाँ? तो ये वैगनर विद्रोह जो है वह साधारण सी घटना नहीं थी। अगर एक बार फिर से वैगनर विद्रोह होता है तो इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम रूस में, चीन पर, भारत पर, अमेरिका पर, सब पर पड़ सकता है। और अमेरिका का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर रूस कमजोर होता है तो फिर अमेरिका ताकतवर हो जाएगा, एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो सकता है। फिर यूएसए को चुनौती देने वाला कौन? अकेले चीन चुनौती दे नहीं सकता है, नहीं दे सकता है यूएसए को। अभी जो हमारी दुनिया है उससे वर्ल्ड ऑर्डर, विश्व व्यवस्था क्या है? बहुध्रुवीय है। लेकिन रसिया का अगर पतन होता है, चीन कमजोर होता है, रसिया का पतन होगा मान लीजिए, तो चीन का भी होगा, तो अमेरिका का तो होगा नहीं। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। रसिया और चीन का हो सकता है, क्योंकि यहाँ गणतांत्रिक सरकार नहीं है। समझिए, इतिहास ये बताता है कि तानाशाही ताकतों का पतन होता रहा है, चाहे हिटलर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो। जहां लोकतंत्र है वहां पतन की बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां कोई व्यक्ति हावी नहीं होता है, व्यक्ति आता जाता रहता है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी से लेकर मोदी तक आए गए ना, तो यहाँ पर पतन, लोकतंत्र जहां है वहां पतन होने की संभावना नहीं रहती है। तो एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो सकता है, हम ये नहीं करेंगे हो जाएगा, हो सकता है। ये था वैगनर विद्रोह का असर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, भविष्य में क्या होता है वो तो तय है नहीं, हम लोग वर्तमान का ही विश्लेषण कर सकते हैं। ओके।